महाराष्ट्र से। आज आप लोगों को वेरिकोज वेन्स जो है ये आजकल कॉमन बीमारियां हो रही हैं। तो इसके बारे में मैं आयुर्वेदिक कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा यह बताने वाला हूँ और इसको आयुर्वेद के हिसाब से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो वेरिकोज वेन्स जो रहता है ना, इसको आयुर्वेद में सिरागत वात बोलते हैं। मतलब सिराओं में जब वायु चला जाता है तो सिराओं का आप लोग को तीन लेयर्स मालूम है, तीन वॉल्स रहते हैं। तो ट्यूनिका इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना, ये जो रहते हैं इसमें क्या होता है कि शिथिलता आ जाती है, शैथिल्यपना आ जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो डायलेट हो जाती है। तो इसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। वेरिकोज वेन्स के बारे में ग्रंथ में क्या बताया है वो मैं बताऊंगा, फिर हमारे गुरुजी लोगों ने क्या सिखाया है वो मैं बताऊंगा। तो पहले सिरागत वात जो रहता है वेरिकोज वेन्स वो क्या रहता है। तो माधव निदान देखेंगे तो माधव निदान में ऐसा बताया है कि कुर्यात सिरागत शूलम सिरा कुंचन पूर्णम सबायवेंत्रम खलिम कब्जा मथापिवा। इसका मतलब है कि जब आकुंचित सिराओं का संकुचन हो जाता है, संकुचन और आकुंचन यह विकृत हो जाता है, सिराओं में दुष्ट वायु जो रहता है वह शूल उत्पन्न कर देता है और सिराओं को संकुचित कर देगा या पूरा तरह से खोल देगा, स्थूल कर देगा। स्थूल मतलब डायलिटेशन जब कर देता है तो इसके वजह से क्या होता है कि बाह्य आयाम हो सकता है या आभ्यंतर अंतर आयाम हो सकता है या खल्ली रोग हो सकता है। और कभी कभी कुब्जापन भी, मतलब कुबड़ापन भी आ जाता है। यह माधव निदान में बताया है। इतना भी हमारे लिए बहुत काफी है कि इन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए। अब ये होता क्यों है, वेरिकोज वेन्स होता क्यों है। तो जो लोग, जैसे आप लोगों ने शॉपकीपर्स देखे होंगे या टीटी जो रहते हैं, टिकट कलेक्टर रहते हैं, या जिन लोगों का बहुत स्टैंडिंग काम होता है, किराने की दुकान में आप लोग देखेंगे कि दिन भर खड़े रहने का काम रहता है। या कंडक्टर लोग रहते हैं, वो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे कंटिन्यू खड़े रहते हैं, जिनको बैठने का टाइम नहीं मिलता है। तो जो क्या होता है कि ज्यादा खड़े रहने से बहुत ज्यादा वायु का प्रकोप हो जाता है और इसके सामने वेगों को धारण भी किया जाता है। मतलब अधारणीय वेगों को धारण करेंगे तो वायु का प्रकोप हो जाएगा और वह सिराओं में चला जाएगा और सिराएं जो है उसमें शिथिलता आ जाएगी। इस पर एक कॉन्सेप्ट है कि हमारे जो गुरुजी के गुरुजी हैं, वैद्य मावक कोल्हटकर सर जी हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रखा था। अगर मैं उस हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को वेरिकोज वेन समझने में बहुत इजी रहेगा। तो उन्होंने यह बताया था कि हर धातु में, जो भी धातु है ना, उसमें दूसरे धातुओं का भी समावेश रहता है। और सिराएं जो रहती है वो कैसे बनती हैं, अगर हम लोग शारीर देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आयुर्वेदा, तो उसमें ऐसा बताया है कि रक्त के मृदु भाग से सिराएं बनती है और खर भाग से कंडरा और स्नायु बनती है। ऐसा डलहनाचार्य जी ने भी इसमें बताया है, निबंध संग्रह में बताया है, शारीरिक स्थान में बताया है। डलहनाचार्य जी सुश्रुत संहिता के टीकाकार हैं जिन्होंने निबंध संग्रह लिखा है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि रक्त के मृदु भाग से सिराएं बनती है और खर भाग से कंडरा और स्नायु बनती है। तो जब रक्त धातु है उसमें ना दूसरे धातुओं का भी अभी धारण करना किसका काम है, प्रीणम जीवनम लेपो स्नेहा धारण पूर्ण। ऐसे जब श्लोक वाग्भट संहिता में बताए तो प्रीणन कार्य जो है वो रस धातु का है, जीवन कार्य है वो रक्त धातु का है, फिर लेपन कार्य है वो मांस धातु का है। इसी तरह से जो धारण कार्य है वो अस्थि धातु का है। तो क्या होता है कि सिराओं में जब अस्थि धातु का अंश कम हो जाता है तो उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाती है और धारणा शक्ति जो है सिराओं का वह कम हो जाता है, उसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं। तो इसलिए चिकित्सा जब देते हैं तो चिकित्सा के लिए हम लोग क्या करते हैं, शाली षष्टिक पिंड स्वेद, मतलब शाली चावल लेके आते हैं और उसको दूध में डाल के, और बला वनस्पति या फिर बृहणीय गण के जो दवाइयां हैं जैसे शतावरी हो गया, मुसली हो गया, बला हो गया, अश्वगंधा हो गया, ज्यादातर बला का यूज किया जाता है। तो उसका खीर बनाते हैं और फिर 2-3 पोटली बना देंगे कॉटन का जो क्लोथ रहेगा उसका, और गरम गरम खीर लेंगे और उसको हम डालेंगे पोटली में, गरम करेंगे और उससे फिर वहां पे सेक देंगे वेरिकोज वेन्स में। तो इससे सेक दे के और फिर रगड़ते जाएंगे। तो रगड़ते रगड़ते क्या हो जाएगा कि जो सिराएं हैं उनमें ना लौचिकपना आ जाता है और ये शालीशिष्टिक पिंड से देने से वायु भी कम हो जाता है उसके साथ में। और इससे सच में वेरिकोज वेन्स में बहुत फायदा होता है। आप लोग एलोपैथी में करेंगे तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग ना कोई क्रैप बैंडेज देंगे, सर्जरी करते हैं, उससे कभी ठीक नहीं होता है। और आयुर्वेद में वेरिकोज वेन्स के लिए क्या बताया वो मैं आगे और बता रहा हूँ। और मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसी भी चीज बताऊंगा कि आप लोग के क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अगर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग के क्लिनिक में क्या क्या दवाइयां होना जरूरी है वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
अभी मुझे पहले ये बताना है कि वेरिकोज वेन्स पे हम लोग क्या दे सकते हैं। अनुभविक चिकित्सा बताता हूँ, फिर ग्रंथों में क्या बताइए वो भी चिकित्सा बताता हूँ। तो अनुभविक चिकित्सा यह है कि श्लीपद रोगाधिकार में नित्यानंद रस बताया है, जो रक्त का प्रसादन करता है और श्लीपद रोग को भी ठीक करता है। तो वेरिकोज वेन्स में भी वही संप्राप्ति होती है जो श्लीपद रोग में हो रही है, जो वेन्स में डायलिटेशन हो रहा है। तो नित्यानंद रस है वो बहुत अच्छा काम करता है। ताप्यादि लौह बहुत अच्छा काम करता है। रस पाचक, रक्त पाचक, ये जो दवाइयां हैं वो अच्छा काम करता है। चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है। श्लीपद हारी रस वो बहुत अच्छा काम करता है। उसके साथ में रक्त मोक्षण करना चाहिए। फिर बस्ती में सहचरादि तेल का बस्ती जो रहता है वो वेरिकोज वेन्स में बहुत अच्छा काम करता है। दशमूल काढ़ा और धन्वंतर तेल, इसका अगर व्यवसायत अगर बस्ती दिया तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब ग्रंथों में क्या लिखा है वह मैं आपको थोड़ा बताता हूँ और इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब वेरिकोज वेन्स जो रहती है वह क्या होती है, तो एबनॉर्मली एनलार्ज सुपरफिशियल वेन्स इन द लेग्स, मतलब जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गई हैं और डायलेट हो गई हैं, उनमें डायलेटेशन हो गया। लौचिकपना जो है वह एकदम पूरी तरह से डायलेट होने की वजह से लौचिकपना कम हो गया है। ट्यूनिका इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना, यह जो है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाती है। दूसरा है कि इट इज बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ वॉल्स ऑफ सुपरफिशियल वेन्स, मतलब सुपरफिशियल वेन्स होती है ना, उनके जो वॉल रहते हैं, ये ट्यूनिका इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना, ये वॉल जो होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं। तो इसी को हमारे जो गुरुजी के गुरुजी हैं उन्होंने यह बताया था कॉन्सेप्ट कि अस्थि धातु जो है, धारणा शक्ति, वो कमजोर हो जाती है। ये लूज इलास्टिसिटी, उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। उसके बाद में मैनिफेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लेडीज जो रहती है, फीमेल पेशेंट्स रहती है ना, उनमें ये प्रेगनेंसी के बाद और चाइल्ड बर्थ के बाद ये ज्यादा मैनिफेस्टेशन ऐसे दिखता है वेरिकोज वेन्स का। उसके बाद में दे डेवलप एज स्पाइडर वेन्स, जिस तरह से मकड़ी का जाल रहता है उस तरह से ये स्पाइडर वेन्स की तरह दिखते हैं। विच आर एनलार्ज कैपिलरीज, जो कैपिलरीज रहती है ना वो एनलार्ज होने की वजह से ऐसा लगता है कि मकड़ी का जाल है। तो वो कहाँ होती है, तो पोस्टीरियर साइड में जो नी ज्वाइंट का रहता है वहां पे ये एकदम मकड़ी का जाल की तरफ फैली हुई कैपिलरीज ही एनलार्ज हुई रहती है। इचिंग, खुजली भी होती है। कफ का अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो वहां इचिंग होगा, खुजली, कंडू रहेगा। इचिंग कैन लीड टू स्क्रैचिंग एंड रैश, बहुत ज्यादा खुजलाते रहेंगे तो स्क्रैचिंग करेगा और रैशेस करेगा, मतलब पे वहां पे स्किन जो है वो ना पूरी ज्यादा खुजलाने की वजह से रैशेस आने आने लगते हैं। फिर उसके बाद में रेयरली डर्मेटाइटिस कैन ऑकर, बहुत ज्यादा खुजली करेंगे तो फिर वहां पे स्किन के इन्फेक्शन होने से डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। अल्सर भी रहते हैं तो उसके मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट है एलोपैथी में, वो लोग ड्रेसिंग करते हैं। हैं आप वो सारे देख लीजिए, उसमें नीम है, कुटज है, खदीर है, वह सब देना है। और दूसरा इंटरनल मेडिसिन में अमृता गुगुल, कैश्योर गुगुल, त्रिफला गुगुल, गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, महातिक्त घृत, बहुत जल्दी ये वेरिकोज अल्सरेशन जो है, जो पैरों में हो गया है वेरिकोज वेन्स की वजह से, वह 100% ठीक हो जाता है। और आयुर्वेद में इतना अच्छा है कि रीजनरेट करने की ताकत है। एलोपैथी में क्या है कि वो लोग डर जाते हैं कि मतलब गैंग्रीन हो जाएगा, ड्रेसिंग कर रहे हैं बहुत दिन से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ड्रेसिंग कर रहे हैं, हायर एंटीबायोटिक दे रहे हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन दे रहे हैं। तो वेरिकोज अल्सर एलोपैथी के हिसाब से वो ठीक होता है, कभी नहीं होता है। गैंग्रीन हो गया तो फिर एम्पुटेशन, मतलब पैर काटना पड़ता है। इस तरह के कंडीशन होते हैं। और जो डायबिटीज भी है और वेरिकोज अल्सर है वो तो एलोपैथी में ठीक ही नहीं हो सकता, लेकिन आयुर्वेद के हम लोग देते हैं, संधानीय गण की दवाइयां देते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि संधान वहां भी करना है हमें, संधानीय गण की है, कुष्ठग्न गण की है, कंडुग्न गण की है, उदर्द प्रशमन गण की है, वर्ण गण की, ये सारे स्किन पे जाने वाली दवाएं हैं। इतना अच्छा रिजल्ट आता है। आप लोग ना आयुर्वेद पे विश्वास करके करिए, बहुत अच्छा ठीक फायदा होगा। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं वेरिकोज अल्सर का, तो क्लिनिकली मैनेजेबल, क्लिनिकली भी हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं ओपीडी लेवल पर। तो कंप्रेस द वेन्स एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेचिंग एंड हर्टिंग, मतलब वेन्स को ना कंप्रेस करके रखना है, ऐसे कुछ बांध
जाएगा। फिर क्रैप बैंडेज दे देना चाहिए। फिर यूज इलास्टिक स्टॉकिंग्स, यह भी देना बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसे डायलिटेशन है ना, उसमें काफी हद तक फायदा होता है इलास्टिक स्टॉकिंग अगर देंगे तो। उसके बाद में वह हेतु रहता है वेरिकोज वेन्स का, तो उनको बोलना है कि चेयर लेके बैठ जाइए लेकिन खड़े मत, नहीं तो आपका पैर पूरा खराब हो जाएगा, ऐसा बोलना है। फिर ट्रीटमेंट में ग्रंथों में जो बुक बताया है वो मैं बता रहा हूँ। तो पुनर्नवादी कषायम, क्योंकि स्वेलिंग होता है तो पुनर्नवादी कषायम है 60 ml सुबह 60 ml शाम को खाने के पहले देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर सहचरादि कषायम, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है 60 ml सुबह 60 ml शाम को खाने के पहले, क्योंकि नीचे के भाग में जाना है इसलिए खाने के पहले बोला है। फिर चीर बिलवादी कषायम, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैंने भी प्रैक्टिस में यूज किया है। चीर बिलवादी कषायम मार्केट में मिलता है, वह अगर 60 ml सुबह 60 ml शाम को दिया तो बहुत फायदा होता है। फिर गुट्टिका में क्या दे सकते हैं, तो गोक्षरादि गुगुल, कि वह मुत्रल रहता है तो जो भी शोथ वगैरह आया है तो वह यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, पूरा स्वेलिंग निकल जाएगा, तो उसमें फायदा होगा। तो 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद देना चाहिए। चंद्रप्रभावटी, चंद्रप्रभावटी भी 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद देना चाहिए। तो गोक्षरादि गुगुल और चंद्रप्रभावटी जो है यह दोनों देने से बहुत फायदा होता है। इसके बाद में है सहचरादि तेलम का बस्ती देना है, सहचरादि तेलम का बस्ती देना है। और सहचरादि तेलम का पान, अभ्यंतर पान अगर 1-1 चम्मच सुबह शाम करेंगे तो वेरिकोज वेन्स में बहुत ज्यादा फायदा होता है। फिर अर्जुना रिश जो है वो कषाय रसात्मक होने की वजह से, और उसका गामित्व जो है वो हृदय पर भी होता है और रक्तवाहिनी धमनियों पर भी होता है, तो वेरिकोज अल्सरेशन में बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद में एक्सटर्नल एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, अगर वेरिकोज अल्सर नहीं हुआ है, मतलब वेरिकोज वेन्स फटा नहीं है, तो सहचरादि तेल का अगर अभ्यंग करेंगे बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर सिरा वेद करके रक्त निकालना चाहिए, दूषित रक्त निकालेंगे तो अच्छा रक्त आएगा, तो वो हीलिंग करता है और वॉल्स को अच्छा करता है। और वॉल्स को अच्छा करने के लिए ट्यूनिका इंटरना मीडिया एक्सटर्ना को ठीक करने के लिए रक्त प्रसादन दवाइयां देनी है, जैसे ताप्यादिलौ हो गया, उसके बाद में स्वर्ण माक्षिक भस्म हो गया, जो रक्त धातु को अच्छा करता है, अच्छा क्वालिटी का बनाता है, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। रस पाचक, रक्त पाचक ये देंगे तो रसगत आम का पचन होगा, रक्तगत आम का पचन होगा। फिर नित्यानंद रस है, चंद्रकला रस है, यह देने से बहुत फायदा होता है। और प्रोग्नोसिस क्या होता है कि मतलब साध्यता देखेंगे तो वेरिकोज एंड अल्सर कैन बी प्रिवेंटेड, सिम्टम डिसअपियर बट इन वेरिकोज वेन्स बल्जिंग रिमेन्स सेम इन अपीयरेंस। क्या होता है कि बल्जिंग जो रहती है वो बहुत बार वैसा का वैसा रहता है, तो उसको हम लोग शालीषष्टिक पिंड स्वेद कर करके उसमें टाइम लगेगा, 3 से 6 महीना लगता है। रोज शालीषष्टिक पिंड स्वेद देंगे, सहचरादि तेल का बस्ते देंगे तो वह वेरिकोज अल्सर का बल्जिंग जो है, सॉरी वेरिकोज वेन्स का बल्जिंग है, अल्सर का नहीं। अल्सर तो हम संधानीय गण और यह कुष्ठग्न गण वगैरह से ठीक कर सकते हैं, जो वेरिकोज वेन्स का बल्जिंग है वह उससे ठीक हो सकता है। और दूसरा है कि पैर को हमेशा ना हमें ऊपर करके ही सोना चाहिए, तो उससे ना वेरिकोज अल्सर जो है उसमें भी काफी हद तक फायदा होता है। अगर पैर लटका के रहे या खड़े रह रहे हैं तो अल्सरेशन बहुत ज्यादा बढ़ने का चांसेस रहता है। इस तरह से मैंने वेरिकोज वेन्स बता दिया। अब मैं कुछ आप लोग के क्लिनिक के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि आप लोग का प्रैक्टिस बढ़े, तो आप लोग के पास क्या क्या दवाइयां होनी चाहिए आपके प्रैक्टिस में वह मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो आप लोग के पास जो चूर्ण होना चाहिए, एकेरी चूर्ण, पहले मैं थोड़ा क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर अगर आए तो उसको सॉल्व करते हैं पहले। वेरिकोज वेन्स में जलौका से रक्त मोक्षण करते हैं या निडल से? जी रजनीश जी, जलौका से भी करते हैं और इससे निडल से भी करते हैं। निडल से करते हैं उसको सीरावेद बोलते हैं, जलौका से करते हैं तो उसको हम ये बोलते हैं जलौका के वजह से निकालने वाला कहते हैं। तो ये जो रहता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। जलौका से भी मैंने किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो सुकुमार पेशेंट होते हैं उनको जलौका से करते हैं, नहीं तो सिरावेद करके भी हम लोग निकालते हैं, बहुत फायदा होता है। डॉक्टर अरुण शर्मा जी बोल रहे हैं कि गर्ल चाइल्ड बेड वेटिंग का ट्रीटमेंट। तो एक तो उनको बेड वेटिंग अगर हो रहा है तो उनका डॉक्टर अरुण जी आप वो पेशेंट को ये देख के पूछिए कि उनको मूत्र वेगावरोध जन्य कोई संप्राप्ति है क्या, क्योंकि मूत्र वेग अगर बच्चे रोकते हैं ना डर के मारे दिन भर में, तो उनके जो यूरिनरी ब्लैडर के पास जो मसल्स होते हैं, जो
तो वह ना बहुत ज्यादा लूज पड़ जाते हैं, इसकी वजह से यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा ना उसको पेट में कीड़े वगैरह है कि नहीं, वर्म्स है, वो देखिए। और उसके बाद में बेड वेटिंग के लिए आप अगर बस्ती देंगे उनको, मात्रा बस्ती 25 to 50 ml तक मात्रा बस्ती देंगे, और कारास्कर कल्प विश्व तिंदुक वटी वह देंगे तो बहुत फायदा होगा। और दूसरा, पेशेंट को ना आदत डालनी है कि सुबह मतलब शाम को सोने के पहले यूरिन पास करके आना है, उनको थोड़ा आश्वासन चिकित्सा देना है। फिर और क्या करना है, तो वृहत्वाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस और संज्ञा स्थापन गण के जो दवाइयां हैं वह देने से बेड वेटिंग का प्रॉब्लम 3-4 महीने में पूरा तरह से ठीक हो जाता है। संज्ञा स्थापन गण की दवाइयां अगर चाटन के लिए भी दें हनी के साथ, जैसे वचा है, ज्योतिषमती है और हींग है, ऐसे संज्ञा स्थापन गण की दवाएं हैं, उससे बेड वेटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा ना, बेड वेटिंग अगर बहुत हो रहा है तो संज्ञा स्थापन गण की दवाइयां नाभि के नीचे ऐसे प्यूबिक एरिया तक न लगा के भी रखिए, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। सोनल जी का है कि वॉइस कट रही है, लास्ट 3 मिनट से रिपीट कीजिए। मैं अभी क्या रिपीट करूं, वीडियो रुक रही है, इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है? नहीं, यहां तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर इसके बाद में कषाय और अरिष्ट खाली पेट सेवन करा सकते हैं क्या? रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं, कषाय और अरिष्ट खाली पेट सेवन करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करा सकते हैं, लेकिन उसको पानी का अनुपान रहना जरूरी होता है। फिर नीरज वर्मा जी पूछ रहे हैं कि वेरिकोसिटी है पेशेंट को, काफ मसल में सडन पेन होता है, तो हाउ टू मैनेज? उसमें शालीषष्टिक पिंड से दीजिए, नित्यानंद रस दीजिए, ताप्याति लौह दीजिए, उसके बाद में सहस्रादि तेल का बस्ती दीजिए और रक्त मोक्षण करिए, इससे फायदा हो जाता है। कितना मात्रा में करना है ब्लड? डॉक्टर तेजस जी का क्वेश्चन है, तो 50 to 100 ml तक हम ब्लड एक बार में निकालते हैं, और नहीं तो 3-4 जलौका लगा देते हैं, और थोड़ा ब्रेक कर करके करना चाहिए। बार बार रक्त निकालेंगे तो वीकनेस आएगा, वात का प्रकोप हो जाएगा। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि वेरिकोज वेन्स में कौन से दोष की वृद्धि होती है, क्या संप्राप्ति होती है? तो आप रजनीश शर्मा जी, मैंने शुरुआत में ही सिरागत वात बताया, सिरागत वात, सिराओं में वात का प्रकोप हो जाता है, इसलिए क्या होती है कि वॉल्स भी उसमें लूज हो जाते हैं। और आप लोगों को पता है कि वेन्स जो रहती है वो नीचे से ऊपर आती है, मतलब ब्लड को नीचे से ऊपर प्रेशर देती है, तो उसमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। लोग स्टैंडिंग वर्क जो लोग करते हैं तो उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, और इसीलिए ना सिरागत वात होती है। अधारणीय वेगों को रोकना यह एक हेतु होता है, और खड़े रहना बहुत ज्यादा देर तक यह होता है। फिर अभिजीत जी पूछ रहे हैं कहाँ कहाँ सिरावेद कर सकते हैं? मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल कभी सिखाऊंगा सिरावेद, तो मैं बताऊंगा। मनीषा शर्मा जी पूछ रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में मसल्स वीकनेस है तो क्या देना है? तो इसमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अश्वगंधा लेहम है, जो मांस धातु पे काम करने वाली दवाइयां हैं। कारस्कर कल्प है, फिर अश्वगंधा लेहम है, बृहण्यगण की दवाइयां हैं, वह अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। सबसे पहले तो आपको रक्त मोक्षण करना, नस्य विधि करना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अगर रक्त दुष्टि है तो सिरावेद करके या जलौका लगा के रक्त निकालना चाहिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में नस्य और बस्ती का बहुत अच्छा रोल रहता है। और आप अगर ये केस मुझे और अच्छे से बताएंगे तो मैं और अच्छे से आप लोग को बता सकता हूँ। इसके बाद में है कि हम लोग का जो प्रैक्टिस खोलते हैं ना, शुरू करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या रसकल्प होना चाहिए, क्या क्या दवाइयां होनी चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को शॉर्ट में बताता हूँ। आप लोग देखिए, तो हमारे पास जब हम क्लिनिक खोलते हैं, पार्श्वनिशूल की ट्रीटमेंट, संगमित्रा जी मैंने बताया था पार्श्वनिशूल का, आप मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिए, तो उसमें सारा मैंने ट्रीटमेंट बताया। तो हमारे पास ना गुडुची जरूर होना चाहिए प्रैक्टिस में, गुडुची सत्व होना चाहिए, अनंता होना चाहिए, आरगवद होना चाहिए। मैं ना आप लोगों को बहुत सारा बता रहा हूँ, आप लोग इसमें से चूज करिएगा। अमृता होना, गुडुची होना चाहिए, गुडुची सत्व, अनंता, आरगवद, अश्वगंधा, हल्दी, आकर कराब, फिर उसके बाद में अशोक वनस्पति, अर्जुन, अग्निमंत, असाना, अपामार्ग, सर्पगंधा, अंकोल, फिर चंद्रशूर जिसको अहड़ी बोलते हैं, हाड़ी भी बोलते हैं मराठी में, चंद्रशूर होना चाहिए। फिर आमलकी की बीज की मज्जा होनी चाहिए, बला होना चाहिए, फिर उसके बाद में बिल्व होना चाहिए, बृहति होना चाहिए, फिर सौंफ होना चाहिए, ब्राह्मी, भूनिम, बकुल होना चाहिए, बाकुची, भारंगी, भूम्यामलकी, विभितक, बचनाक। ये क्या है ना, मैं थोड़ा सा लिस्ट बता रहा हूँ, आप लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं तो एकेरी चूर्ण आप लोग, कुछ लोग हैं 20 दवाइयों से भी इलाज करते हैं, कुछ लोग ना 100 दवाइयों से भी करते हैं, कुछ 5000 से भी करते हैं, और हमारे जो गुरुजी हैं वो 1.5 लाख दवाइयों का यूज करते हैं अपने
अपने प्रैक्टिस में। तो आप लोग कितना कर रहे हैं वो आप लोग देख लीजिए। भूमि आम्लकी होना चाहिए, विभितक होना चाहिए, वचनाक होना चाहिए, चव्य चित्रक, श्वेत चंदन, चोपचीनी, देवदार, अजवाइन, धमासा, दंती, दारू हरिद्रा, फिर दर्भ होना चाहिए, धातकी पुष्प, दाड़िम त्वक, दगड़ी बदर चूर्ण, फिर डिंक चूर्ण मतलब गोंद का चूर्ण होना चाहिए, इलायची, गोक्षुर, गोरख मुंडी, फिर हपुषा, हिंग, इंद्रयव, फिर इंद्रावण, एरंडमूल, जटामांसी, ज्योतिषमती, जीरक, जहर मोहरा पिष्टी, जायपत्री, जयपाल, करंज, कचोरा, कायफल, कटफल जिसे बोलते हैं, कुटज, कुटकी, कुचला, कोष्ठ, कमल पुष्प, कांचनार, फिर अजवाइन होना चाहिए, भृंगराज होना चाहिए, फिर कुटज होना चाहिए, कपिकच्छु, कंपिलक, फिर जो जीरा होता है जीरा होना चाहिए, फिर उसके बाद में काला बोल होना चाहिए, फिर उसके बाद में कंकोल होना चाहिए, लोद्र होना चाहिए, मंजिष्ठा, मरीच, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं। ऐसे बोलते बोलते पूरा दिन निकल जाएगा। यह होना चाहिए। कुछ कुछ मैं अवलेय बताता हूँ कि आपके प्रैक्टिस में क्या क्या होना जरूरी है। तो भार्गवालय होना चाहिए, अमृत प्राशावलय होना चाहिए आपके प्रैक्टिस में, बिल्वावलय होना चाहिए, फिर दाड़िम गुड़ होना चाहिए, चंपकावलय होना चाहिए, दशमूल रसायन, हीरक रसायन, ये सब रखना है। तेल में क्या क्या आपके क्लिनिक में होना जरूरी है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अणु तेल होना चाहिए, फिर वासा तेल होना चाहिए, अस्नादि तेल, बला तेल, विभितक तेल, फिर चित्रक तेल, फिर हिमसागर तेल, फिर इरिमिदादी तेल, जात्यादि तेल, तिल का तेल, करंज तेल, नीली भिंगादी तेल, नीम तेल, फिर पंचेंद्र वर्धन तेल, षडबिंदु तेल, श्री बिल्व तेल, फिर त्रिफला तेल, व्रण रूपक तेल, व्रण शोधक तेल, वचा तेल, ये सब होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए? तो चंदन वाला लाक्षादी तेल होना चाहिए। मैं क्वेश्चन आंसर का थोड़ा 2 मिनट के बाद आंसर देता हूँ। कुट्टम चुक्यादि तेल होना चाहिए, मूरीवणा तेल होना चाहिए, धानवंतर तेल होना चाहिए, शीर वाला तेल आपके क्लिनिक में होना चाहिए, करंज तेल होना चाहिए, कर विराध्य तेल होना चाहिए, कर्कटक तेल होना चाहिए, कारस्कर तेल होना चाहिए, महामरीच्यादि तेल होना चाहिए, मूत्रकृच्छ तेल होना चाहिए, प्रमेय मिहिर तेल होना चाहिए, पुनर्नवादी तेल होना चाहिए। और ना पुनर्नवादी तेल है ना वेरिकोज वेन्स में अगर बस्ती देंगे उसका भी बहुत फायदा होता है, वो मेरे से रह गया। फिर सरसों का तेल होना चाहिए, वचा तेल, विषगर्भ तेल, माश संदव तेल, बला सुगंधादि लाक्षा तेल, बला सुगंधादि तेल, फिर बहुबीज तेल, ये सारे तेल आपके क्लिनिक में होना चाहिए। और हिमसागर तेल, गंध तेल, पिंड तेल, विष्णु तेल, यह सब आपके क्लिनिक में होना चाहिए। फिर मलहम अगर बना रहे हैं तो पामा मलहम, फिर अर्शोहर मलहम, शतद्रोह घृत, यह सब आपके क्लिनिक में जरूर होना चाहिए। और आसावरिश जो है आप लोग को मैक्सिमम जितना मिलता है सब ले लीजिए। घृत में आपके क्लिनिक में क्या क्या होना चाहिए? तो अश्वत्थ घृत होना चाहिए, फिर उसके बाद में अजाघृत, अनूप घृत, चांगेरी घृत, दाड़ीमादी घृत, दादी घृत, धात्री घृत, दुर्वाद्य घृत, कल्याण घृत, महाकल्याण घृत, शिर कल्याण घृत, फिर मूषक सिद्ध तेल, फिर पारिभद्र घृत, पंचगव्य घृत होना चाहिए, नारायणी घृत होना चाहिए, पंचतिक्त घृत, सारस्वत घृत, ये सारी चीज आपके क्लिनिक में होना चाहिए। तिक्त घृत, महातिक्त घृत, जीवनीय घृत, महामायुर घृत, ये सब होना चाहिए। मैं और भी बहुत सारा बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। अभी मैं क्वेश्चन आंसर, क्योंकि पार्षणीशूल में आप क्या करिए ना संगमित्रा जी, अपना रक्त मोक्षण कर लीजिए और उसके बाद में अग्निकर्म कर लीजिए। रक्त मोक्षण से पार्षणीशूल में बहुत फायदा होता है। और पेन किलर दवाइयां जो है त्रयोदशांग गुगुल, महायुगराज गुगुल, लाक्षादि गुगुल, आभा गुगुल, या गुगुल कल्प देंगे ना तो पार्षणीशूल में बहुत ज्यादा फायदा होता है। परिणाम शुल्क, अच्छा सॉरी सॉरी मैं पढ़ने में गलत हो गया। संमित्रा जी परिणाम शुल्क बोल रहे हैं। परिणाम शुल्क जो रहता है ना वो ये होता है, 2 तरह के अल्सर होते हैं। पेप्टिक अल्सर होता है, एक डिओडिनल अल्सर होता है। तो इसमें क्या होता है कि अल्सरेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें चिकित्सा क्या करना है कि पेट में रक्त मोक्षण करना है, दूसरा पेशेंट को दूध पे रखना है, और दूसरा पित्त शामक दवाइयां देनी है, जैसे सुचेकर रस हो गया, कामदुधा रस हो गया, प्रवाल पंचामृत हो गया, ऐसे पित्त शामक चिकित्सा देनी है। और दूसरा पित्तज ग्रहणी की जो चिकित्सा है, पित्तज ग्रहणी का सर्वभूनिम्बाधिक्वात, किरातिक्ताधिक्वात, विरेचन द्रव्य, यह सारे देना है। दूसरा वहां पे
ये कुष्ठग्न गण की दवाइयां देंगे तो हीलिंग जल्दी होता है, क्योंकि परिणाम जब पेप्टिक अल्सर रहता है या डिओडिनल अल्सर रहता है ना, उसमें ये रहता है कि खाने के पहले एक पेट में दर्द होता है, एक खाने के बाद में दर्द होता है। खाने के पहले जो दर्द होता है वो इसमें होता है, पेप्टिक अल्सर में होता है। तो हमें क्या करना है कि वहां पे जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसको हीलिंग करना है। तो हीलिंग करने के लिए कुष्ठग्न की दवाइयां हैं वो जल्दी से हील कर देती है। उसके बाद में रक्त मोक्षण से बहुत ज्यादा फायदा होता है। और मैं कुछ बताता हूं तो परिणाम शूल के लिए हमें क्या करना है कि ये कैशोर गुगुल, अमृता गुगुल, पंचतिक्त घृत गुगुल, यह जो गुगुल कल्प है इसको तक्र के साथ देना है या तक्रारिष्ट के साथ देना है, और पेशेंट को मैक्सिमम ना दूध पे रखना है, तो वह परिणामशूल ठीक हो जाता है। अगर आप संगमित्रा जी अगर मुझे ये थोड़ा डिटेल में केस व्हाट्सएप पे बताएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। फिर हाइपरयूरेसीमिया का ट्रीटमेंट, राजकुमार जी पेशेंट का थोड़ा डिटेल में मुझे बताइए तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। नी मिडिली बेंड हो रहे हैं 4 ईयर ओल्ड बॉय, नी मिडिली, डॉक्टर अरुण जी पूछ रहे हैं अगर बेंड हो रहे हैं ना तो उनको बस्ती देना बहुत जरूरी होता है ऐसे पेशेंट को। और आभ्यंतर में अश्वगंधा घृतम, गुगुल तिक्त घृतम, नारसिंह रसायन, मतलब हमें ना स्नेहन करना है किसी ना किसी तरह से और बस्ती देना है उनको, जितना बस्ती देंगे। और फिर चंदन मरा लाक्षादी तेल का हमें मालिश करना है। तो मिडिली जो बेंड हो रहा है ना, अस्थियों में ना ताकत लाने वाली दवाइयां देनी है। और सुधा कल्प देना है, जैसे प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, शौक्तिक भस्म, कपर्दिका भस्म, शंख भस्म, ये देने से कैल्शियम भी मिलेगा और उसमें ताकत आने के लिए बस्ती देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। अभ्यंग करना बहुत ज्यादा है। रजनीश शर्मा जी पूछ रहे हैं कि टिनिटस की प्रॉब्लम है तो उसमें सिंपल सिंपल सरसों का तेल डालिए कान में, या फिर सारीवादी वटी आता है, या फिर पंचेंद्र वर्धन तेल आता है। कोई भी तेल डालेंगे ना तो टिनिटस कैसा होता है, कर्णस्वर, कर्णनाद, वह सब वायु के प्रकोप से होता है। और कर्ण जो है वायु का स्थान है, वहां पे सरसों का तेल रोज कान में ल्यूकवार्म करके डालेंगे रजनीश जी तो ठीक हो जाएंगे पेशेंट। फिर वेरिकोसिटी, डॉक्टर नीरज जी पूछ रहे हैं कि वेरिकोसिटी के पेशेंट में इनकम्पिटेंट परफोरेटर्स होते हैं वो कैसे मैनेज होते हैं, अगर हम डीवीटी सस्पेक्ट करें तो कैसे ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो रहता है ना उसका उसमें भी रक्त मोक्षण ही करते हैं। और डीवीटी के पेशेंट जो रहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, वो ज्यादातर वात रक्त के उसमें अगर चिकित्सा किया जाए, क्योंकि डीवीटी और वो ज्यादातर सेम ही रहते हैं, वात रक्त का संप्राप्ति वैसे ही रहता है। तो उसमें वात रक्त की चिकित्सा करें तो तिक्तक क्षीर बस्ती दे दीजिए, फिर क्षीर वाला तेल का बस्ती दे दीजिए, रक्त मोक्षण करा दीजिए, फिर उसके बाद में रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए और विरेचन कराइए। तो इससे जो थ्रोम्बोस्ट हुआ है ना रक्त वो एकदम अच्छे से ठीक हो जाता है। और जो विधि शोणिति अध्याय में चिकित्सा बताइए वह देने से फायदा होता है। और इनकम्पिटेंट परफोरेटर्स भी होते हैं ना, उसमें भी हमें रस पाचक, रक्त पाचक, ताप्य दिलाओ, नित्यानंद रस, यह सारी दवाइयां हैं, चंद्रकला रस, वह देने से बहुत फायदा होता है। राजवीर सैनी जी का है कि चांगेरी घृत हमने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है आपने, बहुत अच्छा किया है। वेरिकोज में रक्त कहाँ से निकाले, वेरिकोज में जहां पे डायलिटेशन ज्यादा होता है ना तेजस जी, वहां से अगर वो सिराएं दिख रही हैं तो वहां से रक्त निकाल सकते हैं, वहां पे जलौका लगा दीजिए तो फायदा होता है। शुभम सिंह जी का क्वेश्चन है कि साइटिका जनरल है तो वहां पे गृदसीवात की चिकित्सा करनी है तो अग्निकर्म करना है, फिर गृदसी के लिए बस्ती देना है, फिर वहां पे रक्त मोक्षण हो गया, अग्निकर्म हो गया, बस्ती हो गया। और त्रयोदशांग गुगुल जो है वो बहुत अच्छा काम करता है, सिंहनाथ गुगुल अच्छा काम करता है, महावाद विध्वंसक रस, एकांग वीर रस ये बहुत अच्छा काम करता है, रसराज रस बहुत अच्छा काम करता है, फिर वृहदवाद चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, यह सब देते हैं ना। बस्ती का तो बहुत अच्छा फायदा होता है, फिर कटी बस्ती देना चाहिए, उससे बहुत फायदा होता है। फिर लवजीत सिंह का क्वेश्चन है वाट्स के मेडिसिन बता दीजिए। वाट्स में तो क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है वाट्स है ना तो हम लोग क्या करते हैं कि घोड़े का बाल लेके आते हैं, घोड़े के बाल को ऐसे बांध देते हैं तो वो फिर काट के गिरा देता है। दूसरा शार सूत्र बांधना चाहिए। अगर बहुत छोटे छोटे वाट्स आ रहे हैं तो इसमें मांसपाचक काढ़ा देना है, मांसपाचक काढ़ा को उसमें ये किशमिश डाल के अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उसमें और क्या दे सकते हैं तो मांस प्रदोषज विकार जो बताए हैं चरक संहिता में उसकी चिकित्सा बताइए कि अभिसंधि आहार विहार नहीं खाना है, दही और ककड़ी नहीं खाना है, यह सब करते हैं। और मांस पाचक देते हैं, कांचनार गुगुल देते हैं, क्रव्याद रसवटी देते हैं।
और ये कुकुट नखी का लेप देते हैं, उन सब से वाट्स पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। वमन देते हैं, विरेचन देते हैं, तो मांस धातु में जो भी विकृति आई है वो सब ठीक हो जाता है। और अगर किसी को, मैं अभी कॉमन कॉमन चीज बता रहा हूँ, आपके पेशेंट को कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे उनके बारे में बताइए, तो मैं और अच्छे से बात बता सकता हूँ। ओए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप बस्ती दीजिए, जानु बस्ती दीजिए, कटी बस्ती दीजिए तो फायदा हो जाएगा तेजस जी। स्काल्प हेमेटोमा में यदि पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं तो क्या करें? स्काल्प हेमेटोमा जो है ना, उसमें आप विरेचन दीजिए त्रिवृत लेहम का, और उसके बाद में एरंड तेल का भी ये विरेचन दीजिए। मुझे ना ये पूरा ट्रीटमेंट अच्छा से बताइए। हेमेटोमा है तो क्या उनको क्या और तकलीफ हो रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। रजनीश जी पूछ रहे हैं कि पित्तज ग्रहणी में अगर विबंध हो तो ग्रहणी कपाट रस देते हैं। आप ना विबंध है तो आप ग्रहणी कपाट रस को तक्र के साथ दीजिए। तक्र अगर 2 लीटर 3 लीटर अगर पिलाएंगे ना तो विबंध पूरा ठीक हो जाता है। सारकिट विभजन अच्छा होगा, मल का पाचन होगा, तो फिर विबंध रहेगा ही नहीं। डॉक्टर अरुण जी का क्वेश्चन है कि सर्वाइकल लिम्फेटिक ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट, तो इसमें ना सिम्टम एक तो बताइए कि उनको फीवर आ रहा है कि नहीं, और उनको कफ हो रहा है कि नहीं, ईएसआर कितना बढ़ा हुआ है, तो मैं ट्रीटमेंट और अच्छे से बता सकता हूँ। आप ना एक मॉडर्न का डायग्नोसिस करके मुझे मत बताइए, आप मुझे आयुर्वेद के सिम्टम भी बताइए कि आपको क्या आयुर्वेद का ये लग रहा है। मैं अपना नंबर देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं आप लोग को और अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे आप लोग केस अच्छे से बताएं तो मैं थोड़ा आप लोग को और अच्छे से बता सकता हूँ। आप मेरे को गूगल की तरह एक क्वेश्चन डाल के पूछेंगे तो मुझे बताने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है। 8368214317, ये मैंने अपना नंबर दे दिया है। इसमें आप लोग मुझे ना आप पूछिए तो मैं बताऊंगा। वेरिकोज वेन्स का आज हो गया है। मैं नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद ना डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में भी बताने वाला हूँ, तो आप लोग को उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर आप लोग ना मुझसे, मैं ना मोटर न्यूरॉन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, इन सब में आयुर्वेद क्या सोचता है? सेरेब्रल एट्रोफी हो गया, फिर उसके बाद में डीमेलिनेटिंग डिजीज है, फिर एसएलई डिजीज है, इसके बारे में आयुर्वेद क्या सोचता है, या आप लोग को पता नहीं होगा, या फिर पता भी होगा तो उसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, या मैं आप लोगों से बताने वाला हूँ आगे आगे के लेक्चर्स में। तो मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। चरक का जो है वाजीकरण अध्याय सुबह हम करेंगे, और कल मुझे थोड़ा बाहर जाना है पुणे सिटी में, तो मैं कल 3 बजे ना करके शाम को 6 बजे करने वाला हूँ दोपहर का लेक्चर। तो हम लोग कल मिलते हैं। प्रणाम। आप लोग आगे बढ़िए, और कोई डिफिकल्टी आती है प्रैक्टिस में तो मुझे ये नंबर पे आप लोग कॉल करिए, मैं आप लोग को बताऊंगा। प्रणाम।